ओके, ऊप्स कॉन्सेप्ट इन सी शार्प। तो ऊप का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या इसको अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी बोल सकते हैं, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। सिस्टम या स्ट्रक्चर दोनों सही है। इसका जो बेसिकली ये जो बनाया गया था रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को एक ऐसे प्रोग्राम कोड के थ्रू मैनेज करवाना जिसके थ्रू डायनेमिक फीचर्स, सिक्योरिटी, कोड रीयूजेबिलिटी ये सभी हो। तो इट प्रोवाइड set of features to implement real time or real world program to improve security, accessibility, code reusability, and extendability। फीचर्स। तो पहले जो प्रोग्रामिंग की जाती थी वो सिस्टम प्रोग्रामिंग की जाती थी। सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए आपको इतना ज़्यादा डायनेमिक फीचर्स, सिक्योरिटी, कोड रीयूजेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी के बिना भी आप सिस्टम प्रोग्रामिंग कर सकते हो। आज भी सिस्टम प्रोग्रामिंग होती है, सेल प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, सी की प्रोग्रामिंग होती है, C++ की प्रोग्रामिंग होती है। जो सिस्टम प्रोग्रामिंग मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए जो प्रोग्राम कोड लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम प्रोग्रामिंग। लेकिन जब से हम रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि किसी यूजर सेंट्रिक मॉडल पे एप्लीकेशन बनाना, किसी भी कंपनी को मैनेज करने के लिए कोई एप्लीकेशन बनाना, किसी एंटरप्राइज को मैनेज करने के लिए एप्लीकेशंस को बनाना, तो इस टाइप के जो एप्लीकेशंस जो एक रियल यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं रियल वर्ल्ड प्रोग्राम। तो रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स जब इम्प्लीमेंट किया गया तो एक ऐसे कोड पैटर्न या एक ऐसे कोडिंग टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट थी जो आपके प्रोग्राम को सिक्योर करे, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन प्रोवाइड करे, कोड रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करे और कोड को एक्सटेंड करने के फीचर्स प्रोवाइड करे। तो ये सभी फीचर्स आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड क्लास and object based pattern to write and use प्रोग्राम कोड। तो क्लास और ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही लेकर के आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले जो प्रोग्रामिंग हम लिखते थे, पहले तो शुरुआत में जो प्रोग्राम हम लिखते थे वो पूरा का पूरा किस में चलता था, पैराग्राफ स्टाइल में चलता था। पैराग्राफ मतलब जैसे आज भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिसमें ना तो कोई आपको कोई मेथड बनाना है ना तो कोई क्लास बनाना है, आप सीधे लिख दो। जैसे जावा स्क्रिप्ट, तो जावा स्क्रिप्ट आपका बेसिकली जैसे आप लिखते हो तो इसमें लिख देते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। तो इसके अंदर आपको कुछ भी कोई भी क्लास कोई भी मेथड अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे आपका पाइथन लैंग्वेज भी यदि आप करोगे तो सीधे पाइथन में py फाइल बनाओ और सीधा आप पैराग्राफ स्टाइल के अंदर प्रोग्राम कोड लिख सकते हो। बाद में मेथड स्टाइल इम्प्लीमेंट किया गया कि अलग अलग आपको जैसे पाइथन के अंदर आपको मेथड स्टाइल में लिखना है तो आपको ऐसे डेफ कीवर्ड का यूज़ करके और इस तरीके से आप प्रोग्राम लिख सकते हो। ऐसे सी लैंग्वेज के अंदर भी आप फंक्शनल अप्रोच या प्रोसीजरल स्टाइल भी बोलते हैं इसको, इस तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। फिर बाद में इसको और इनोवेट किया गया और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट आया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के अंदर आपको पहले एक क्लास बनाना पड़ेगा, यहाँ पर आप क्लास का कोई नाम दे सकते हो और इसके बाद फिर आपका जो भी पर्टिकुलर मेथड्स आपको डिफ़ाइन करने हैं, जितने भी सेट ऑफ मेथड्स आपको डिफ़ाइन करने हैं उतने अलग अलग सेट ऑफ मेथड्स डिफ़ाइन कर सकते हो। जितने भी वेरिएबल्स आपको डिफ़ाइन करने हैं वो सभी वेरिएबल्स आप डिफ़ाइन कर सकते हो।
तो ये जो प्रोसेस है, मतलब क्लास बनाने का, क्लास के अंदर मेथड बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को लाने का जो काम है, ये किसको क्रेडिट जाता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम को। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम एक टेक्निक्स है, सेट ऑफ फीचर्स प्रोवाइड करने का एक पर्टिकुलर आपका एक पैटर्न है, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जिनको एक्वायर करने के बाद आप अपने प्रोग्राम को सिक्योर बना सकते हो, रीयूजेबल बना सकते हो कोड को, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी के लिए अलग अलग टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर बना करके दे दिया, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत सारे अलग अलग टाइप की फंक्शनैलिटी जो एक रियल वर्ल्ड सिस्टम को रिक्वायर्ड है, ठीक है, वहाँ पर जरूर, क्योंकि पहले सिस्टम के अंदर ही सॉफ्टवेयर चलते थे, ठीक है, सिस्टम के बाहर हम सॉफ्टवेयर नहीं चलाते थे। जैसे जितने भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनते थे उनको हम अपने डेस्कटॉप के अंदर ही चलाते थे, उसको बाहर से कोई लेना देना नहीं है, उसको इंटरनेट से लेना देना नहीं है। लेकिन आजकल जो भी एप्लीकेशंस आप बनाते हो, एप्लीकेशंस का जो एक्सेस है वो ग्लोबल है। मतलब आपने कोई वेबसाइट यदि फॉर एग्जांपल लॉन्च करा तो उस वेबसाइट के यूआरएल के थ्रू कोई भी बंदा कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। तो आज के डेट में ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी हो चुकी है। अब ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी में यदि आपको अपने डेटा को सिक्योर रखना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको अपने प्रोग्राम कोड को भी इस तरीके से लिखना है जिससे वो सिक्योरिटी फीचर्स को बहुत आसानी से मैनेज कर पाए, इसलिए ये कॉन्सेप्ट को मैनेज किया जाता है। अब ऊप्स के कौन कौन से फीचर्स हैं या कौन कौन से प्रिंसिपल्स आपको ऊप्स प्रोवाइड करता है? हाँ, फीचर्स ऑफ ऊप्स, इसमें फर्स्ट आएगा आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट एक ऐसा फीचर है ऊप्स का जो मैंडेटरी है, इट इज़ मैंडेटरी फीचर्स। मतलब यदि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहते हो तो आपका जो प्रोग्राम डिज़ाइन करने का जो तरीका होगा वो पूरा एक क्लास, मतलब क्लास एक टेम्पलेट की तरह काम करता है, एक कंटेनर की तरह काम करता है कि आपको पहले एक क्लास बनाना है और उस क्लास के अंदर फिर आपको सेट ऑफ मेथड्स, वेरिएबल्स बना के काम करना है। क्लास के फीचर्स को यदि आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपको एक मेमोरी एरिया प्रोवाइड करेगा, एक डायनेमिक मेमोरी एरिया प्रोवाइड करेगा जहाँ पर हम अपने क्लास के अंदर के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड वन इज डेटा इनकैप्सुलेशन। डेटा इनकैप्सुलेशन, ठीक है, इसका मतलब होता है टू बाइंड ऑल द डेटा अंडर सिंगल यूनिट। मतलब जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उनको हाइड करके रखना और जितना भी पर्टिकुलर्स आपका जो भी एक्सेसिबल मेथड्स हैं उन्हीं को आपको शो कराना, मतलब जो कंटेंट आपको यूज़ कराना है उसी को शो कराना है, बाकी कंटेंट्स को हाइड करके रखना, बाकी कंटेंट्स को एक सिंगल यूनिट के अंदर बाइंड करके रखना, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है। इनकैप्सुलेशन का मतलब बस इतना है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका कोई भी पर्टिकुलर आइटम आप लेकर के आते हो, ठीक है, तो जैसे आप मोबाइल फ़ोन लेकर के आए तो मोबाइल फ़ोन के अंदर आपने कवर चढ़ा दिया या मोबाइल फ़ोन के अंदर आपने सिक्योरिटी कंसर्न से इनकैप्सुलेट कर दिया। तो इनकैप्सुलेट करने का मतलब यही होता है रैपिंग ऑफ डेटा अंडर एनी पर्टिकुलर्स लेयर्स आर एनी फीचर्स। तो ये चीज़ें अपन देखेंगे। इसके लिए आपको प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं इनका जनरली यूज़ करना होता है। इसके बाद आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है टू हाइड एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड। मतलब अभी
आपको ये ऐसा फंक्शनैलिटी देता है कि जहाँ पर आपने एक्चुअल कोड लिखा है उस क्लास को ही हाइड कर दो, या उस पर्टिकुलर मेथड को ही हाइड कर दो। इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है टू मैनेज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा इनकैप्सुलेशन अलग चीज़ होती है। डेटा इनकैप्सुलेशन मतलब आपके उसी क्लास के अंदर के डेटा मेंबर्स को हाइड करना और उसको किसी मेथड के थ्रू डिफाइन करके एक्सेस करना। और एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आपने एक्चुअल कोड लिखा है उस कंटेनर्स को, उस क्लास को हाइड करना। इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस का जो कॉन्सेप्ट है वो मैनेज किया जाता है। इसको भी अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म। इट प्रोवाइड रिसोर्स यूजेबिलिटी, मतलब किसी भी रिसोर्स की यूजेबिलिटी को बढ़ाना। यूजेबिलिटी को बढ़ाना मतलब जैसे मान लो आपके पास एक प्लस ऑपरेटर बना है। अब इसके दो यूज़ होते हैं। प्लस ऑपरेटर से आप एडिशन भी कर सकते हो और प्लस ऑपरेटर से आप कॉन्केटिनेशन भी कर सकते हो। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है कि दो स्ट्रिंग के बीच में यदि आप प्लस लगाते हो तो ये इसको मर्ज कर देगा, जोड़ देगा, कॉन्केटिनेट कर देगा, मतलब इसका आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। और यदि आप दो न्यूमेरिक वैल्यूज़ के बीच में प्लस लगाते हो तो ये क्या कर देता है, ये एडिशन कर देता है। तो यहाँ पर प्लस एक ऑपरेटर है जिसके दो काम हैं। फर्स्ट इज़ स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन एंड सेकेंड वन इज़ एडिशन। तो एक ही ऑपरेटर्स को एक से ज़्यादा फॉर्म में यूज़ करना, एक ही मेथड को एक से ज़्यादा काम में यूज़ करना, तो ये जो फंक्शनैलिटी होती है दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे यहाँ पर अपन यूज़ करते हैं राइट लाइन। तो राइट लाइन जो मेथड आप देख रहे हो कि राइट लाइन मेथड के अंदर हम यहाँ पर इंटीजर वैल्यू भी पास कर सकते हैं। राइट लाइन एक ऐसी प्रीडिफाइंड मेथड है जिसके अंदर आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो। राइट लाइन के अंदर आप फ्लोट भी पास कर सकते हो। तो मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो राइट लाइन मेथड है वो सभी टाइप के डेटा टाइप को एक्सेप्ट करता है। ये भी तो एक प्रीडिफाइंड मेथड है। तो ये भी इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो जो ओवरलोडिंग का मतलब यही है कि हमने इसको अलग अलग पैरामीटर्स बना करके ओवरलोड करा है। मतलब राइट लाइन मेथड्स को यदि जहाँ पर भी ये डिफाइन होगा वहाँ पर इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स भी इसके अंदर लिखा गया है, स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर्स भी इसके अंदर लिखा गया है, फ्लोट टाइप का पैरामीटर्स भी इसके अंदर लिखा हुआ है। तो C# यदि चाहता तो आपको अलग अलग नाम से भी मेथड्स बना के दे सकता था। राइट इंट दे सकता था, राइट स्ट्रिंग, राइट फ्लोट, लेकिन उसने ऐसा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसने राइट लाइन एक ऐसा मेथड बनाया है जो पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट को फॉलो करता है। और पॉलीमॉर्फिज्म से ये फ़ायदा हुआ कि एक ही नाम का मेथड बना करके हमने उसको अलग अलग डेटा टाइप के लिए यूज़ कर लिया। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉली मतलब मैनी, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स, कि किसी भी मेथड्स को अलग अलग फॉर्म्स में यूज़ करना, किसी भी ऑपरेटर्स को अलग अलग फॉर्म्स में यूज़ करना ही कॉन्सेप्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, इसके लिए दो चीज़ें हमें पढ़ना पड़ेगा। दो तरीके के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। एक होता है कंपाइल टाइम और दूसरा होता है रन टाइम। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ओवरलोडिंग फीचर यूज़ होता है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ओवरराइडिंग फीचर्स यूज़ होता है। ओवरराइडिंग और हाइडिंग, मेथड हाइडिंग, दो कॉन्सेप्ट इसमें C# में यूज़ होता है। ओके, तो इस तरीके से इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन होता है।
इसमें कुछ स्टूडेंट दोनों बैचेस में आ रहे हैं क्या? शाम को भी प्रीति, आप दोनों बैच में आ रहे हो क्या? शाम वाले बैच में इसमें भी? हेलो, एक बैच में ही अलाउ है, दो बैच में अलाउ नहीं है। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको प्रीति? सर ये गिरीश सर है ये। अच्छा, गिरीश सर हैं? अरे तो हाँ। अपने नाम से बनाओ ना भैया। तभी तो मैं सोचा ये नाम से मेरे को शाम वाले बैच में भी मिलता है कोई। इसलिए एक्चुअल नाम से बना लो आईडी, क्योंकि अटेंडेंस जो है ना इसी से होता है। जो आपका नाम दिखता है ना, इसी नाम से हाँ। अटेंडेंस लगता है, इसलिए एब्सेंट लग रहा होगा उनका फिर रोज। और ये एस नाम से कौन है? थ्री अदर्स। सर सर। सचिन शर्मा, यस सर। सादाफ, क्योंकि ये हो गया अटेंडेंस। इसका ले लिया मैंने फ़ोटो और फिर इनका अटेंडेंस लग जाता है। तो ये नाम जो है ना शाम वाले बैच में भी है। ठीक है, अभी तक जितना मैंने बताया इसमें कोई डाउट है किसी को? डेटा एब्स्ट्रैक्शन, अभी मैं सिर्फ ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी मैं इसका प्रैक्टिकल भी बताऊँगा। अभी क्या क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स के अंदर होती है वो सब चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और सबसे लास्ट फीचर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है इट मीन्स कोड रीयूजेबिलिटी। मतलब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है, कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब कोड को रीयूज़ करना। इससे ये फ़ायदा होता है कि आप पेरेंट क्लास के अंदर के जितने भी मेथड्स हैं उन सभी को आप चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब जितने भी कोड है, मतलब पेरेंट क्लास मतलब अभी अपन जैसे एक ही क्लास बना रहे, तो ऐसे आप दो अलग अलग क्लास आपने बना दिया, क्लास ए और क्लास बी, और इसमें ऐसा लिख देते कोलन ए। ऐसा कभी भी कोड आप देखोगे तो समझ जाओ कि ये जो कोलन ए लिखा है इसका मतलब ए पेरेंट क्लास है और बी चाइल्ड क्लास है। और इस पेरेंट क्लास में इसके अंदर जितना भी कोड लिखा होगा ये सभी कोड को ये रीयूज़ कर सकता है। कौन? बी। तो कोड रीयूजेबिलिटी फीचर्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। तो मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यदि नहीं आया होता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, या जिसने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिजाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करा, रिसर्च करा, यदि उन्होंने रिसर्च नहीं किया होता तो इस तरीके के फीचर्स आप रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स में अप्लाई नहीं कर सकते। और रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स में ये फीचर्स अप्लाई करना लगभग मैंडेटरी होता है, क्योंकि आप जब कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे कोड होते हैं जो रीयूज़ करने होते हैं। मतलब आपने ऑलरेडी बना के रखा है, एक मॉड्यूल में आपने एक कोड बना के रखा है, अब आप चाहते हो कि सेम कोड दूसरे मॉड्यूल में भी मैं यूज़ कर लूँ। तो कोड रीयूजेबिलिटी से आप अपना 30 to 40% कोड, अननेसेसरी कोड जो होता है जो आप दोबारा लिखते हो, उसको आप बचा सकते हो। पॉलीमार्फिज्म कंसेप्ट से आप कम से कम नाम का मेथड बनाओगे, एक ही मेथड के नाम से आप बहुत सारे फीचर्स दे सकते हो। इससे क्या बनता है? रिसोर्स यूज़बिलिटी बढ़ती है। डेटा इनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन करने से फ़ायदा क्या होता है? सिक्योरिटी के लिए फ़ायदा होता है। आप अपने कोड को सिक्योर बना सकते हो। आप अपने कोड में एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हो, जिसको एक्सेस देना है किसको नहीं देना है। पॉलीमार्फिज्म मैंने बता दिया, मल्टीपल फॉर्म में यूज़ करने का टेक्निक, कोड को रीयूज़ करने का जो टेक्निक है दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। और क्लास एंड ऑब्जेक्ट तो एक मैंडेटरी रूल्स है, मतलब मैंडेटरी ऑप्शन है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलने वाला। ठीक है, बाकी रूल्स आप फॉलो करो या ना करो ये आपकी मर्जी है,
लेकिन क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोग्राम तो आपको डे फर्स्ट से करना ही पड़ेगा यदि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप अपने एप्लीकेशंस को बनाना चाहते हैं। कि अब अपन बात करते हैं सबसे पहले क्लास। ये नेम स्पेस किस में आता है? नेम स्पेस तो सिर्फ एक मैनेजमेंट है, कुछ नहीं है वो उसका लाइक ऊप से कोई लेना देना नहीं है, वो लॉजिकल कंटेनर्स होता है। ओके, ठीक है, जैसे कि लॉजिकली जावा में practice होता है वैसे का? लॉजिकली कंटेन जैसे फोल्डर बनाते हो ना आप, फोल्डर के अंदर आप फाइल बनाते हो। ठीक है, Yes. तो जैसे फोल्डर को अपन जावा में क्या बोलते हैं, पैकेज और फाइल। तो यहाँ पर नेम स्पेस आपके क्लास को लॉजिकली कंटेन करता है। तो नेम लॉजिकल, स्पेस में मल्टीपल क्लास लिख सकते हैं क्या सर? हाँ आप एक नेम स्पेस के अंदर कितने भी क्लास दे दो आप, कोई इशू नहीं है। इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट जब आप सी शार्प में कोई क्लास बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक नेम स्पेस प्रोजेक्ट नाम से बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेम स्पेस के अंदर नेम स्पेस भी होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉजिकल, मतलब नेस्टेड भी हो सकता है। इसमें एक नेम स्पेस के अंदर दूसरा नेम स्पेस भी बना सकते हो। तो नेम स्पेस दो टाइप के होते हैं, एक कस्टम जो ऑटोमेटिकली, जैसे आप विजुअल स्टूडियो बनाते के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो ऑटोमेटिकली एक कस्टम नेम स्पेस प्रोजेक्ट के नाम से बन जाता है। और रेडीमेड मतलब प्री डिफाइन, जैसे सिस्टम। अब हालांकि अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट लिख नहीं रहा है, पहले मतलब ये डिफ़ॉल्ट इसने इंक्लूड कर रखा है, पहले आपको ये सब नेम स्पेस लिखने पड़ते थे। जैसे आगे आप अभी ASP.NET कोर में जाओगे तो वहाँ पे सिस्टम नेम स्पेस, सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड एक्टिविटी, ऐसे आपको माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड मिलेगा, सिस्टम डॉट डेटा मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे नेम स्पेस आपको मिलेंगे जो डिफरेंट क्लासेस को कंटेन करके रखते हैं। तो नेम स्पेस इज़ यूज टू लॉजिकली कंटेन द क्लासेस। ठीक है, इसलिए आप उस क्लास को यदि यूज़ करना चाहते हो तो नेम स्पेस को आपको यूजिंग कीवर्ड के थ्रू इंपोर्ट करना पड़ता है अपने कोड के अंदर। अब बात करते हैं पहले क्लास की, कि क्लास क्या होता है, बताओ क्या डेफिनेशन है क्लास की। व्हाट इज क्लास, कौन बताएगा? कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन जो है ना C++ के करस्पॉन्डिंग ठीक है। जब आपका क्लास कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस, ठीक है, बाकी और क्या डेफिनेशन है? सर ये ऑब्जेक्ट और मेथड का कलेक्शन। आपने उसको इनडायरेक्टली बोल दिया, इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया, बात एक ही है ना। ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड का कलेक्शन है, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस का कलेक्शन है, और क्या है? मतलब क्लास, पहले क्लास मतलब बनाना है कि पहले ऑब्जेक्ट, आपके दिमाग में पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा कि पहले क्लास आएगा? क्लास आएगा, चलो बनाओ क्लास। अब आपको क्लास बनाओ तो आप बोलोगे ना किसके लिए क्लास बनाए, या किस काम को करवाने के लिए क्लास बनाए। तो फिर पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा ना। मैं ऑब्जेक्ट, क्लास इंस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक रियल टाइम ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे अलग अलग रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स हैं ना। जैसे मान लो स्टूडेंट हो गया, जैसे मान लो आप कोई स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स पे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे रियल वर्ल्ड एंटिटी की है। तो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ के फीचर्स को डिफाइन करने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आप क्या बनाते हो, क्लास बनाते हो। तो क्लास एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से ब्लूप्रिंट हो गया। किसका ब्लूप्रिंट हो गया? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट हो गया। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपको कोई भी क्लास बनाना है, जैसे अभी आप जो क्लास बना रहे थे ये एक स्केलर क्लास है। स्केलर क्लास क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमने अभी तक जो भी क्लास बनाया उसमें हमने लॉजिक्स की प्रैक्टिस करी, लॉजिक बिल्डिंग के लिए हमने ये क्लासेस बनाया। रियल टाइम क्लास, जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो रियल टाइम क्लास में आपने देखा होगा प्रोजेक्ट के अंदर आप इस तरीके की क्लास नहीं बनाते हो कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि प्राइम नंबर चेक करना है। वहाँ पर कौन से क्लास बनाते हो, बताओ। आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, किस टाइप के क्लास बनाते हो आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में?
कैसे सर? मतलब जैसे आप सर ऑर्डर आईडी हो सकता है क्या? उसमें ऐसे बनाते हो ना, जैसे मान लो अकाउंट नाम से क्लास बनाते हो, बैंक नाम से क्लास बनाते हो, ट्रांजैक्शन नाम से क्लास बनाते हो, ठीक है, इस तरीके के क्लासेस आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो। तो अलग अलग अप्रोच आपके क्लासेस के क्या रहते हैं इसके अंदर मैनेज होते हैं। ओके, तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज क्लास? इट इज blueprint of object and it contains set of data member and member functions to define functionality of real world objects। मतलब जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करते हो, रियल टाइम जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको डिफाइन करने का एक ब्लूप्रिंट या एक टेम्पलेट क्या होता है, आपका क्लास होता है। ठीक है, तो इसको यूज़र डिफाइन ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हो या यूज़र डिफाइन एक टेम्पलेट भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, डेटा को इनकैप्सुलेट करके रखना और इसके इट इनकैप्सुलेट डेटा एंड बिहेवियर इनटू सिंगल यूनिट। ये खुद अपने आप में डेटा इनकैप्सुलेशन को फॉलो करता है। इट इनकैप्सुलेट डेटा एंड बिहेवियर इनटू सिंगल यूनिट। बिहेवियर का मतलब वही है, फंक्शनैलिटी से मतलब है कि आप क्लास के अंदर क्या बनाते हो, अलग अलग मेथड्स बनाते हो। ठीक है, तो ये जो अलग अलग आप सेट ऑफ मेथड्स बनाते हो ये किसके लिए बनाते हो, अलग अलग टाइप के बिहेवियर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्लास खुद एक कीवर्ड है। ठीक है, क्लास कीवर्ड विल यूज टू डिक्लेयर क्लास। यदि आपको क्लास बनाना है तो क्लास कीवर्ड का यूज़ आपको करना पड़ेगा। जैसे अपन ने यहाँ पे बना दिया क्लास कार, तो कार के नाम से आप क्या बना दिए, क्लास बना दिए। तो कार से रिलेटेड जितने भी डेटा मेंबर्स होंगे, मेंबर फंक्शंस होंगे, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, डिफाइन करनी पड़ेगी। आपने क्लास बना दिया फ्रूट्स, तो यदि जैसे आपने फ्रूट नाम का या फ्रूट्स नाम से क्लास बनाया तो जो फ्रूट जितने भी फ्रूट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बिहेवियर्स को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि क्लास के अंदर जिस तरीके का आप क्लास बनाते हो उस तरीके के अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स के फीचर्स को आपको उसके अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लास एनिमल, यदि आपने एनिमल के नाम से बनाया तो जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी को आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये है क्लास। ओके, अब अपन यदि बात करें कि एक क्लास के अंदर कितने ऑब्जेक्ट के फीचर्स को डिफाइन किया जा सकता है, तो आपका डिपेंड करता है। जैसे मान लो फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट्स में बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्रूट ऑब्जेक्ट हैं, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, इन सभी को आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन उससे रिलेटेड होना चाहिए। क्लास कैन डिफाइन multiple objects definition, but all object should be related to each other। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आपने फ्रूट्स के नाम से कोई क्लास बनाया तो उसमें फ्रूट्स से बिलोंगिंग ऑब्जेक्ट्स ही डिफाइन होंगे। आप कार से बिलोंगिंग ऑब्जेक्ट्स को या व्हीकल से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को आप फ्रूट्स के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते।
या फ्रूट्स के अंदर के ऑब्जेक्ट को आप कार के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। तो आप जिस तरीके का क्लास बनाते हो उससे कोरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स ही उसके अंदर रख सकते हो, उससे कोरिलेटेड रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ ही आप उसके अंदर डिफाइन कर सकते हो। इसलिए बोला जाता है कि क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये भी क्लास की एक डेफिनेशन है, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ना कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो भी ठीक है, क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ, लेकिन बस उसमें एक शब्द आपको और ऐड करना पड़ेगा। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप। सिमिलर टाइप मतलब जो उससे बिलोंगिंग्स हैं, वही ऑब्जेक्ट्स को आप क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो उससे बिलोंगिंग ही नहीं है, ठीक है, उसको आप उसके अंदर मैनेज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप क्लास बना सकते हो, क्लास को डिफाइन कर सकते हो। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज रियल वर्ल्ड एंटिटी। रियल वर्ल्ड एंटिटी जो रियली एग्जिस्ट करता है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे आप खुद एक ऑब्जेक्ट हो, आपके आसपास जो आप लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हो, जो माउस है, जो कीबोर्ड है, ठीक है, ये सब क्या है? आपका एक ऑब्जेक्ट है। और जहाँ पर जिस रूम में आप बैठे हो आप उसको क्लास की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो आपका जो रूम हो गया वो क्या हो गया? क्लास हो गया। और आपके रूम के अंदर जितने भी बिलोंगिंग आइटम्स रखे हुए हैं वो सब क्या हैं? जो रियली एग्जिस्ट हैं। ऐसा नहीं कि आप ड्रीम देख रहे हो, ठीक है, जो आपका इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन ऑब्जेक्ट नहीं है, जो रियली एग्जिस्ट करता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इट इज़ रियल वर्ल्ड एंटिटी दैट हैज़ आइडेंटिटी, जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, जिसका अपना एक स्टेट है, मतलब डेटा है उसका खुद का, एंड बिहेवियर है। मतलब आइडेंटिटी, डेटा एंड बिहेवियर, यदि ये तीनों चीज़ें हैं तो वो क्या कहलाएगा? एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और इसी ऑब्जेक्ट का जो ब्लूप्रिंट होता है वो क्लास होता है, ठीक है। तो क्लास बनाने से पहले आपके माइंड में एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होगा या रियल वर्ल्ड एंटिटी के कलेक्शंस होंगे, और उनको आप एक क्लास के अंदर क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। जैसे कोई सा भी ऑब्जेक्ट यदि आप देखोगे तो उसकी अपनी आइडेंटिटी, स्टेट मतलब उसके अंदर के एट्रीब्यूट्स या डेटा, और बिहेवियर मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी होगी, तभी आप उसका यूज़ करोगे, ओके। तो जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको अलग अलग चीज़ें क्या करनी पड़ती है? अलग अलग क्लासेस बनाने पड़ते हैं। तो क्लासेस के कोर कंपोनेंट, क्लास में बेसिकली हम क्या क्या डिक्लेयर करते हैं? सबसे पहले कोर कंपोनेंट ये है क्लास में एक्सेस मॉडिफायर्स। आप जब भी क्लास बनाते हो तभी तक आपने एक्सेस मॉडिफायर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करा है, क्योंकि एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज़ तब होगा जब आप क्लास के अंदर के फीचर्स को दूसरे क्लास में यूज करेंगे। हालांकि अपन ने करा भी है, जैसे इंटरनल, पब्लिक। सबसे कम बिहेवियर क्या रहता है इसका? डिफ़ॉल्ट बिहेवियर रहता है प्राइवेट किसी भी मेंबर्स का, और क्लास का इंटरनल रहता है, ठीक है। प्राइवेट, इंटरनल, इसके बाद आएगा प्रोटेक्टेड। तो डिफ़ॉल्ट आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है, पर यदि कोई क्लास बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनल होता है। पब्लिक क्लास आपको मैनुअली पब्लिक लिखना पड़ता है। पब्लिक सबसे स्ट्रॉन्ग पब्लिक होता है, पब्लिक। प्रोटेक्टेड, इंटरनल, ये तो मिली जुली सरकार है। प्रोटेक्टेड और इंटरनल को दोनों को मिला देते हैं। तो बताओ पब्लिक और इंटरनल में क्या डिफरेंस होता है? किसी को पता है? तो पब्लिक तो मेरे हिसाब सब जगह एक्सेस हो जाता है, इंटरनल उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर ही एक्सेस होता है। नहीं, पर्टिकुलर क्लास के अंदर तो प्राइवेट एक्सेस होता है। सॉरी, मतलब पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, मतलब उधर ही कहीं इंस्टेंस में रहता है, मतलब कोई और एक्सेस नहीं कर पाता। सिनोनिम्स पे यूज कर सकते हैं ना मल्टीपल क्लास। पब्लिक और इंटरनल में डिफरेंस ये होता है कि पब्लिक कैन एक्सेस आउटसाइड ऑफ द प्रोजेक्ट, हाँ इट ओनली एक्सेस इनसाइड ऑफ द प्रोजेक्ट। हाँ।
विद इन अ प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट के अंदर ही एक्सेस होता है, इसलिए उसको इंटरनल बोलते हैं। मतलब आप इंडिया से बाहर नहीं जा सकते हो, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, इंटरनल बनाना पड़ेगा। आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, तो आपको क्या, कोरोना में आप क्या हो गए थे, प्राइवेट हो गए थे, ठीक है। प्रोटेक्टेड मतलब सिर्फ अपने रिलेटिव के यहाँ ही जा सकते हो, जिनसे जान पहचान अपने रिश्तेदारों के यहाँ ही जा सकते हो, तो प्रोटोकॉल कहलाएगा प्रोटेक्टेड, ठीक है। इट ओनली एक्सेस फ्रॉम पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास। लेकिन यदि इसमें प्रोटेक्टेड में ये है पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास, मतलब इनहेरिटेंस होना रिक्वायर्ड है, और इसमें दोनों है, ठीक है। विद इन अ प्रोजेक्ट, आउटसाइड ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब आपके रिलेटिव यदि बाहर रहते हैं, यूएस यूके में रहते हैं, तो वहाँ भी जा सकते हो। विद इन अ प्रोजेक्ट, आउटसाइड ऑफ अ प्रोजेक्ट, दोनों जगह इसका स्कोप होता है। लेकिन दोनों जगह शर्त क्या होता है, कंस्ट्रेंट क्या होता है कि इनहेरिटेंस होना ज़रूरी है। प्रोटेक्टेड इंटरनल दोनों, ठीक है। आउटसाइड ऑफ द प्रोजेक्ट, विद इन अ प्रोजेक्ट बाय इनहेरिटेंस, और इंटरनल मतलब यदि नॉर्मल भी आप, मतलब प्रोजेक्ट के अंदर ये इंटरनल का बिहेवियर रखेगा, और प्रोजेक्ट के बाहर ये प्रोटेक्टेड का बिहेवियर रखेगा। पब्लिक, आउटसाइड ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब आप इसको प्रोजेक्ट के बाहर रख सकते हो। जैसे सोल्यूशन, अभी आप सोल्यूशन देखा होगा, सोल्यूशन मतलब कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। C# में ऐसा होता है, पहले होता है सोल्यूशन, सोल्यूशंस के अंदर क्या होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, ऐसा। अब प्रोजेक्ट के अंदर क्या होते हैं, क्लासेस होते हैं, सेट ऑफ क्लास, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो यदि आप पब्लिक बनाते हो, मान लो आपने किसी भी क्लास को या मेथड को आपने पब्लिक, मतलब क्लास और मेथड दोनों पब्लिक होना चाहिए, पता चला क्लास आपका इंटरनल है, मेथड पब्लिक है, तब भी नहीं जाएगा। तो यदि आपने क्लास को पब्लिक बनाया, मेथड को पब्लिक बनाया, तो ये प्रोजेक्ट 2 में भी क्या है, एक्सेसिबल है, प्रोजेक्ट 3 में भी एक्सेसिबल है। पर यदि आपने इंटरनल बनाया किसी भी मेथड को और क्लास को, तो वो सिर्फ प्रोजेक्ट 1 के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, प्रोजेक्ट 2 या प्रोजेक्ट 3 में आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो नाम से ही क्लियर है, इंटरनल। इंटरनल मतलब ऑब्जेक्ट के लिए भी, मतलब क्या, मतलब वेरिएबल्स के लिए भी अप्लाई है, क्लास, सिर्फ क्लास के अलावा भी? हाँ, कहीं पर भी लगा दो आप, ठीक है। वैसे डेटा इनकैप्सुलेशन रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी वेरिएबल को इंटरनल नहीं बनाना चाहिए, वेरिएबल शुड बी प्राइवेट। हाँ, क्योंकि वो एक्स्ट्रा दूसरी जगह वो हो जाएगा एक्सेस। हाँ, वेरिएबल मस्ट बी प्राइवेट। तो वेरिएबल्स को ही तो एक्सेस करने के लिए मेथड्स बनाया गया है, प्रॉपर्टीज़ बनाए गए हैं कि आपको यदि यूज़ है तो आप प्रॉपर्टी बना लो, आप मेथड बना लो। पर आप डायरेक्टली किसी वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस करने से आपको रोकना है, आप उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। 100 की बात ये है, ठीक है। तो क्लास के अंदर कोर कंपोनेंट में सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है एक्सेस मॉडिफायर्स, और बाय डिफ़ॉल्ट क्लास इंटरनल होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी क्लास के अंदर के वेरिएबल्स होते हैं वो सब प्राइवेट होते हैं, आप नहीं लिखोगे तब भी प्राइवेट ही है। सेकेंड कोर कंपोनेंट क्या है, फील्ड्स। फील्ड्स मतलब वेरिएबल, जिसको अपन फील्ड्स भी बोलते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर्ड डायरेक्टली इन क्लास टू होल्ड डेटा। डेटा को क्या करना है, होल्ड करने के लिए। वेरिएबल किसके लिए होता है, डेटा होल्डर है, ठीक है। जैसे आप कोई भी लाइट लगाते हो तो लाइट लगाने से पहले आप एक होल्डर लगाते हो, और उस होल्डर के अंदर फिर लाइट फिट करते हो, तो वो क्या है आपका वेरिएबल। तीसरा प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करने, क्योंकि वेरिएबल डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा, वेरिएबल हमेशा प्राइवेट होता है, तो इट इज़ यूज टू एक्सेस वेरिएबल। किसी का माइक चालू है, बंद कर दो। फॉर रीड ओनली और राइट ओनली और बोथ। हालांकि राइट ओनली बहुत कम होता है, रीडेबल और रीडेबल राइटेबल। तो मतलब आपको कोई वेरिएबल को किस लिए एक्सेस करना है, रीड करने के लिए करना है कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन के लिए करना है, तो उसके लिए आपका प्रॉपर्टीज़ बना करके आप मैनेज करते हो। फिर इसके अंदर होता है मेथड्स।
मेथड क्या होते हैं? ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं दैट परफॉर्म एक्शंस। आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, कोई एक्टिविटी करवाना है, तो आप क्या बनाते हो? मेथड्स बनाते हो। आपने स्टूडेंट क्लास बनाया, अब स्टूडेंट क्लास में स्टूडेंट से इनपुट लेना है तो एक्सेप्ट मेथड बनाओ। डिस्प्ले करवाना है, डिस्प्ले मेथड बनाओ। कुछ कैलकुलेशन कराना है, मार्क्स कैलकुलेट कराना है, मार्कशीट कैलकुलेशन मेथड बनाओ। तो जो भी आपको एक्टिविटी कराना है उसके लिए आप क्या बनाओगे? मेथड्स बनाओगे। और मेथड्स डिक्लेयर करने के लिए जैसे अपन मेन मेथड में अभी कोड लिख रहे थे, ठीक है, तो मेन खुद अपने आप में क्या था? एक प्री डिफाइंड मेथड है। ऐसे आप पूरे कस्टम मेथड्स बना सकते हो। और इसके बाद आता है कंस्ट्रक्टर। प्रॉपर्टी जो मेथड में डिफाइन करने का तरीका कैसा अलग है? बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा। प्रॉपर्टी और मेथड नहीं पता तुमको? डेवलपमेंट कर रहे हो? नहीं मेथड तो पता है, पर प्रॉपर्टी जनरली वो गेट सेट वाली है क्या? वही तो प्रॉपर्टी है, गेटर सेटर। हाँ विजुअल जनरली बेसिक अपन। में, विजुअल बेसिक में भी तो बनता है गेटर सेटर। हाँ गेटर सेटर है। गेटर मतलब रीड और सेटर मतलब राइट। हाँ मतलब अब जनरली अपन वो डायरेक्ट मेथड के अंदर ही कर देते हैं ना, तो प्रॉपर्टी जितना। नहीं, प्रॉपर्टी भी करते हैं। मेथड और प्रॉपर्टी में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। हाँ मेथड्स तो फंक्शनैलिटी को डिफाइन करने के लिए होता है, प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए होता है। एक्सेस वेरिएबल्स को यदि आउटसाइड ऑफ द क्लास यदि आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ होगा। तो प्रॉपर्टी देखने में वेरिएबल जैसा ही लगता है, ऐसा लगता है कि ये वेरिएबल है, पर वो वेरिएबल नहीं होता। वो क्या होता है? प्रॉपर्टीज़ होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक स्पेशल मेथड होता है, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अपने आप कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो ये 5 चीज़ें आपको अपने क्लास के अंदर बनाना पड़ेगा। दीज आर द कोर कंपोनेंट ऑफ क्लास। क्या होते हैं? ये कोर कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ क्लास। कितने टाइप के क्लास होते हैं सी शार्प में? तो सबसे पहले होता है स्टैटिक क्लास, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, इसमें सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे क्लास आपने देखा होगा जैसे सिस्टम डॉट मैथ। तो मतलब जो क्लास नेम से जो अपन डायरेक्टली कॉल करते हैं तो वो सब क्या है? स्टैटिक क्लास है। जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन लिखते हो तो कंसोल क्लास क्या है आपका? एक स्टैटिक क्लास है। तो स्टैटिक क्लास ऐसे क्लास होते हैं, ज़्यादातर प्री डिफाइन जो क्लासेस बने हैं ना सी शार्प में, 90% क्लास स्टैटिक क्लास ही है, क्योंकि वो सब किससे कॉल होते हैं? क्लास के नेम से कॉल होते हैं। आप देखते हो ना, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन, तो ये सब क्या है? ये सब स्टैटिक क्लास है। दूसरा आता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसको भी अपन डिस्कस करेंगे, मैं सिर्फ अभी नाम बता रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास डेटा एब्स्ट्रैक्शन के लिए होता है। इसका भी हम ऑब्जेक्ट नहीं बना, इसका तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते। स्टैटिक क्लास तो चलो ठीक है, आप स्टैटिक का नेचर होता है कि आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मतलब ये इसका नेचर भी है कि मतलब ये डायनेमिक होने के बाद भी इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तीसरा होता है सील्ड क्लास। सुना है नाम? बताओ सील्ड क्लास क्या होता है? इनहेरिटेंस के रोकने के लिए रहता है। हाँ, कैन नॉट बी इनहेरिटेड, कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड का मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। एक होता है पार्शियल क्लास। सेम नेम क्लास को आप अलग अलग फाइल में बना सकते हो। सेम नेम क्लास डिफाइन इनटू मल्टीपल फाइल्स। एक क्लास में मल्टीपल डेवलपर्स को यदि काम कराना है तो हम क्या बना देते हैं? पार्शियल क्लास बना देते हैं। और 5वां आता है जेनेरिक क्लास। कौन सा क्लास? ये डिफाइन विथ टाइप पैरामीटर्स। मतलब क्लास जितने भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट आप पढ़ोगे, लिस्ट, ठीक है, इसके बाद स्टैक, क्यू, ये सब क्या होते हैं? जेनेरिक क्लास होते हैं। इसमें हम टाइप पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। जैसे अपन लिस्ट बनाएंगे
तो लिस्ट क्या है, एक जेनरिक क्लास होता है, ठीक है। तो ये किसी भी डेटा टाइप पे काम कर सकते हैं, मतलब जेनरिक क्लास ऐसे क्लास होते हैं जिसमें डेटा टाइप की कोई टेंशन नहीं होती। जैसे एरे में मैंने बताया था कि एरे का एक लिमिटेशन ये है कि एरे के अंदर क्या होता है, डेटा टाइप देना ज़रूरी है। जेनरिक क्लास में डेटा टाइप देना ज़रूरी नहीं है, नहीं। ठीक है। तो जो कलेक्शन है, जितने भी कलेक्शन आप पढ़ते हो, चाहे वो लिस्ट हो, ठीक है, चाहे वो सॉर्टेड लिस्ट हो, चाहे वो डिक्शनरी हो, चाहे वो सेट हो, ठीक है, या हैश सेट जिसको अपन बोलते हैं, या चाहे वो स्टैक हो, चाहे वो क्यू हो, ये सब के सब क्या होते हैं, दीज ऑल और जेनरिक क्लास, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो है ना, वो मतलब कोर कंपोनेंट्स और टाइप ऑफ क्लास, ये चीज़ें बिल्कुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए रिक्वायर्ड है। इसको अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आज के लिए इतना ही, इतना पहले आप अच्छे से पढ़िए जो मैंने अभी आपको बताया। पार्शियल क्लास एक बार और बता दो। अभी मैंने कुछ बताया नहीं, अभी सिर्फ हेडिंग लिखा है। अच्छा अभी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा ना, कि इतना ही बता दूं। ठीक। पार्शियल क्लास लिखा है ना मैंने, सेम नेम क्लास डिफाइन मल्टीपल फाइल्स। एक ही नाम से, अब जैसे कोई पूछता है ना, एक ही नाम से क्लास बना सकते हो क्या? बना सकते हो एक ही नाम से दो क्लास? पार्शियल कीवर्ड यूज कर देगा सर उसके साथ। बिना पार्शियल कीवर्ड के बनाना है तो बताओ यूज कैसे कर- बनाओगे? नेम स्पेस से बना सकते हो। क्या बना सकते हो? नेम स्पेस, इसमें एक दे दो, एक नेम स्पेस ऐसा, और एक नेम स्पेस दे दो ऐसा। अलग अलग नेम स्पेस बना के लिख दो। और दूसरा है अलग अलग, लेकिन नेम स्पेस के अंदर आप बना सकते हो दूसरा, एक पार्शियल के थ्रू बनाना, मतलब पार्शियल कीवर्ड के अंदर डिस क्लास लेवल पे काम कर सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे पार्शियल क्लास A1, फिर पार्शियल क्लास A1, तो सेम नेम से दो क्लास बन जाएगा, ये भी और ये भी। तो मैं अभी बताऊंगा, प्रैक्टिकली जब बताऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आप तो सिर्फ जितना मैंने बताया इतना अच्छे से पहले करो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में लॉजिक नहीं